मार्केट अपडेट्स विद स्टॉक्स बाजीगर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस मैं बनाता हूं। तो कल एक्सपायरी है तो कल मैं काम नहीं करूंगा। एक्सपायरी के दिन मैं मोस्टली ट्रेडिंग नहीं करता, इसलिए मैंने सोचा आज एक वीडियो बना दूं और कल पूरा दिन आराम करूं। तो आज का अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने 11,258 पे ओपनिंग किया। मतलब कल से ये बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ था। तो जब भी ऐसा होता है तो वहाँ से बिकवाली आ जाती है। पहले ही जो मार्केट का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। आपने देखा रहेगा तो आज के पहले 4 दिन कंटिन्यूस मार्केट नीचे गिरा था और आज 5वां दिन है जब मार्केट और एक दिन नीचे गिरा है। तो हार्डली 1 पॉइंट ऊपर का उसने हाई लगाया 11,260 के आसपास, 11,259.55 पे, और वहाँ से फिर मार्केट में एक बड़ी गिरावट आई। और ये जो गिरावट थी वो सेक्युलर गिरावट नहीं थी, एक लेवल पे आके मार्केट में थोड़ा फिर से बाउंस हुआ। उसके बाद आप देखो तो फिर से वो जैसे ही बैंक निफ्टी में गिरावट बढ़ी फिर से निफ्टी नीचे आया और उसने लगभग 11,024 का 11,000 सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस आया था नेटवर्क में। तो उसने लगभग 11,024.40 का एक लो बनाया। तो इस तरीके से आज काम हुआ है। जो इम्पोर्टेंट हम लेवल्स की बात कर रहे थे आज सुबह, 11,100 का जो हमारा सपोर्ट का हम बात कर रहे थे उसको भी मार्केट ने तोड़ा है और 11,000 नीचे 0.24 तक वो जाके आया है। एंड में जो बैंक निफ्टी में एक अच्छी रैली आई, जो शॉर्ट कवरिंग हुई, उसके कारण आप देखोगे तो निफ्टी भी ऊपर आया और 11,131 के आसपास वो बंद हुआ है। तो आप देखोगे तो कल से ये हार्डली 0.2% का अगर इसमें गिरावट रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो आज का दिन था वो काफ़ी वोलाटाइल था। बहुत लोग जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं उनका तो यहाँ पे बहुत सारा लॉस हुआ रहेगा। एक बहुत जाने माने यूट्यूबर है जिनका वीडियोस मैं बहुत देखता हूँ और क्योंकि उनसे सीखने काफ़ी मिलता है। तो उनका मैं कल से मैं उनका जो चेहरे का एक्सप्रेशन है उसमें से मुझे ये समझ में आ रहा है कि लोगों को डेमो देने के चक्कर में उन्होंने पुट्स बेचे हैं और अब उनकी हालत ऐसी हो गई है कि उनको बहुत सारा स्टॉक्स का डिलीवरी लेने पड़ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा वो प्रेशर में दिख रहे थे। दूसरे एक गृहस्थ है जो जाने माने यूट्यूबर है, जो ऑप्शन सेलर है, उन्होंने अपना पोजीशन संभालने के लिए और 3-4 पोजीशन खड़ी कर ली। तो इतने सारा वो फायर फाइटिंग कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कभी कभी कि ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स है जो उनको अपना गुरु मानते हैं, वहाँ तक ठीक है, उनसे उनके जैसा वो रिस्क उठाते हैं उनका क्या होगा। क्योंकि देखो उनका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है। वो बहुत सालों से मार्केट में काम कर रहे हैं, दे आर एक्सपर्ट, एंड उनके पास पैसा भी अभी उतना है कि वो इतना बड़ा बड़ा रिस्क ले सकते हैं। आपको ये सोचना है कि क्या आप जैसा आप ट्रेड करके आप यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं कर रहे। क्योंकि अगर इतना बड़ा अगर आपका रिस्क एपेटाइट नहीं है तो आप इतना बड़ा लॉस अगर आपको लेना पड़े तो मेरे ख्याल से आपका जो सेविंग है उस पर बहुत बड़ा यहाँ पे डेंट पड़ेगा। इसलिए ऑप्शंस में काम करने से पहले, फ्यूचर्स में ऑप्शंस में काम करने से पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आप 3-4 साल इक्विटीज़ में काम करो। स्टॉक्स में भी अगर आप प्रॉपरली आप समझ जाओगे कि फंडामेंटल्स पे कैसे काम करना होता है, चार्ट पे से कैसे काम करना है, तो जाके आप फ्यूचर एंड ऑप्शन और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी जब आप काम करोगे तो सबसे पहला आप सिर्फ इंडाइसेस को ट्रेड करो। निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, यहाँ से शुरुआत करो। उसमें जब एक्सपर्टाइज आए तब जाके आप स्टॉक्स की सोचना। तो मैं समझता हूँ स्टॉक्स में जो एफएनओ कर रहा है फ़िलहाल उनको यही करना है कि थोड़ा अपना बेसिक्स ठीक करना है। अगर आप हेजिंग के लिए अगर आप कोई स्टॉक्स एफएनओ में पोजीशन लेते हो तो वो सही स्ट्रेटजी है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जो अर्निंग के लिए जो एफएनओ में फुल टाइम ट्रेड कर रहे हैं
वो उनको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऑप्शंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ होती है, बहुत लोगों को यही नहीं पता। बहुत लोगों को लगता है कि कॉल ले लिया, पुट ले लिया, या कॉल बेच दिया, पुट बेच दिया, तो उसको ऑप्शंस में काम करना कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने जब NCFM का जब मैं मॉड्यूल मैंने जो क्लियर किया था, उसमें लगभग 22 स्ट्रेटजीज़ थी, और उस 22 स्ट्रेटजीज़ के ऊपर बेस्ड सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, सम्स रहते हैं। उसको मतलब क्लियर होने के लिए मेरे को 2 अटेम्प्ट देने पड़े। तो आप समझ सकते हो कि वो कितना कॉम्प्लिकेटेड था, जबकि मैंने हर अटेम्प्ट पहले इसमें ही क्लियर किया है, और हमेशा 85% 80% के ऊपर ही मेरा स्कोर रहा है NCFM में। ये ऑप्शन स्ट्रेटजीज एक अकेला मॉड्यूल है जिसने मुझे मेरा जो इंटेलिजेंस है उसको चैलेंज किया था। तो मैं समझता हूँ कि ऑप्शन स्ट्रेटजीज जब तक आपको प्रॉपरली आप सीखते नहीं हो किसी अच्छे से टीचर से, तब तक आपको इसमें काम नहीं करना चाहिए। और जो लोग भी यूट्यूब पे फ्री में ये सब सिखा रहे हैं, उनको एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहिए कि ऑप्शंस में काम करना काफ़ी रिस्की होता है। तो आप हमारे इतना आप रिस्क ना उठाएं, आप अपने हिसाब से छोटा छोटा आप रिस्क उठा के अगर सीखना चाहते हो तो सीखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं ये पिछले जो 6 महीने में मार्केट में आए हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं कि मार्केट में कितना नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। उनको सिर्फ प्रॉफिट दिखता है, उनको ये नहीं पता कि मार्केट में रिस्क कितना होता है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि उनको सही डायरेक्शन देना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आते ही उनको FNO में इन्वॉल्व करके लेना, ये आप गलत कर रहे हो। और अगर आप श्योर हो कि मैं अच्छे से सिखा सकता हूँ, तो कम से कम आपको उनको छोटा छोटा काम से शुरू करने बोलना चाहिए, ना कि अपने ट्रेड्स दिखा के बड़े बड़े जो एक ही पोजीशन को संभालने के लिए फायर फाइटिंग किए हुए 4-5 पोजीशन दिखा के डराना चाहिए। क्योंकि वो लोग इतना मार्जिन मनी, इतना कैपिटल कहाँ से ला सकते हैं। आपने बोल दिया कि फंड्स का मैनेजमेंट हम कर रहे हैं क्योंकि इतना सारा मैंने पुट्स बेच के रखा है। क्या आपके फॉलोअर्स इतना फंड्स रखते हैं अपने पास? क्या वो ये सब कर सकते हैं? तो मैं समझता हूँ ये गलत है। तो एज अ सीनियर आपको ये थोड़ा मार्केट में समझना चाहिए। तो खैर, मैं कभी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, क्योंकि उन लोगों से मैं भी काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। उनके वीडियोस पे आप मेरे भी कमेंट्स काफ़ी बार देखोगे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि न्यू कमर्स जिनको FNO से थोड़ा दूर रहना चाहिए, उनके लिए ये सिर्फ मेरा एडवाइस है। बाकी तो खैर जैसे मैंने कहा कि दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो आज के जो गेनर्स है उनकी बात करते हैं। एक्सिस बैंक है 422 पे गया है। जब मैंने कल या परसों मैंने एक चीज़ बोली थी कि बैंकिंग काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है। तो जब भी आपको रिवर्सल के लिए खेलना है तो सबसे पहला बैंक में काम करो। HDFC, एक्सिस बैंक और जो ICICI है, ये 3 ही बैंक मैंने बोले थे, क्योंकि इंडसइंड में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली थी और उसका जो मोमेंटम है वो 2 दिन तक लगातार कंटिन्यू रहा। 2 से उसमें बिकवाली थी, इसलिए इंडसइंड को मैंने अवॉइड करने बोला था। और एक्सिस मेरे रडार पे इसलिए था क्योंकि जब भी वो 425 के नीचे जाता है तो वहाँ से उसमें बाइंग आती ही आती है और वो 445 448 तक उसको लेकर जाती है। तो इस बार तो हमको अच्छा खासा 410 411 पे मिल रहा था, तो मैंने उसको बोल दिया था कि लपक लो इसको। दूसरा है कोल इंडिया। कोल इंडिया तो खैर मैंने हमेशा बात की है मार्केट अपडेट्स में, क्योंकि मैंने खुद उसमें 123 पे पोजीशन ली है। तो इसमें मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करूँगा। गेल 85 पे अच्छा है, क्योंकि गेल का 1 ईयर टारगेट है वो 125 का है। गेल पे से मुझे याद आया कि ONGC पे मैंने आज एक टेलीग्राम में पोस्ट डाला है। मेरे ख्याल से 2 सितंबर को ये 80 पे कुछ ट्रेड कर रहा था और उस समय
जो एनालिस्ट है बड़े बड़े, वो टीवी पे आके उस पर काफ़ी बुलिश व्यूज़ दे रहे थे। तो मैंने उस समय मेरे टेलीग्राम चैनल पे लोगों को बोला था कि भाई इसमें आपको अगर कुछ करना है तो सिर्फ ट्रेडिंग करो, इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करो, डिलीवरी बेस्ड बाइंग बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये इसका 1 साल का जो टारगेट है वो 65 है और स्टॉक काफ़ी नीचे जाएगा। अगर वो 60 के आसपास मिलता है आपको तब उसको बाय करना, तब तक उसमें हाथ मत लगाना। सिर्फ ONGC का बात नहीं है, ये चीज़ मैंने वोडाफोन में भी बोली है। जब वोडाफोन 13.5 पे था तब मैंने बोला था कि इससे मैं दूर रहना पसंद करूँगा। जब 12 पे आया तभी भी मैंने बोला कि भाई मैं वोडाफोन पे तो न्यूट्रल हूँ। और जब वो आज 10 के नीचे गया था तब भी मैंने यही बोला है कि जब तक ये 8 पे नहीं आएगा इस पे मुझे हाथ ही नहीं डालना है। अगर मुझे वोडाफोन का स्टोरी खेलना है तो मैं भारतीय इंफ्राटेल से खेलूंगा, वोडाफोन में डायरेक्टली हाथ नहीं करूंगा। और आज तो भारतीय इंफ्राटेल का भी हालत ख़राब है। भारतीय के नीचे नीचे आप देखोगे तो वो भी आया है 8% नीचे, वो आज बंद हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वोडाफोन का जो स्टोरी है उसमें अगर आपको खेलना है तो इंफ्राटेल अभी अच्छे लेवल पे है। अभी तो ये खैर फॉलिंग नाइफ है, अभी इसको पकड़ने में कोई मतलब नहीं, लेकिन इसके थ्रू आपको खेलना ज़्यादा सेफ रहेगा। उसके बाद आते हैं HDFC बैंक पे। तो ये मैंने हमेशा सजेस्ट किया है कि HDFC की सारी कंपनियां मुझे पसंद है, फिर वो HDFC लिमिटेड हो, HDFC बैंक हो, HDFC लाइफ साइंसेस लाइफ हो, सॉरी साइंसेस बोल रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस हो, या फिर HDFC AMC हो। तो ये चारों जो है वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स है, पोर्टफोलियो स्टॉक्स है। अपने बच्चों के लिए अगर आप इनमें इन्वेस्ट करके रखते हो, एक स्मॉल केस बना लो HDFC का सारा स्टॉक्स का, और उसमें स्मॉल केस में SIP करो, आपको अच्छा इसमें रिटर्न्स मिलते जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका बहुत जब स्टॉक पहली बार 2100 तोड़ के नीचे आया तब मैंने सबसे पहला इसमें कॉल दिया कि ये मैं खुद इसमें बाय कर रहा हूँ 2090 के आसपास। फिर वो और नीचे गया तो मैंने यहाँ पे बोला कि मैं इसको ऐड कर रहा हूँ 2026 पे। वहाँ से आप देखोगे तो मतलब मेरा एवरेज से अभी भी ये थोड़ा नीचे है, लेकिन स्टॉक 2026 से ये अच्छा चला है। 2040 पे उस दिन रुका था, वहाँ से फिर से शुरू होकर अब 2056 तक आज गया था और 2052 तक ये बंद है। और मेरे ख्याल से ये स्टॉक है जो नेक्स्ट सीरीज़ में काम करेगा, अच्छा काम करेगा, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज़ में फेस्टिवल्स शुरू हो जाएंगे। पहले दसरा आएगा, फिर दिवाली आ जाएगा नवंबर में। मैं FMCGs में काफ़ी यहाँ पे बाइंग आती है। आप देखोगे तो फेस्टिवल सीज़न है तो लोग चाहेंगे कि ये कोरोना के समय में कम से कम एक पॉजिटिविटी का एंगल से तो घर पे अच्छा खाना पकाया जाए, जो स्वीट्स है वो बनाया जाए। तो फेस्टिवल मनाने से कोई रुकने वाला नहीं है, सिर्फ बाहर जाना बंद हो जाएगा, लेकिन फेस्टिवल तो मनाते रहेंगे, ऑनलाइन तो शॉपिंग होते रहेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो FMCG प्रोडक्ट्स है उस पर आपको स्टॉक्स है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आज HUL भी चला था, नेस्ले भी चला था और ITC भी चला था। ITC हमेशा बोला है कि पोर्टफोलियो स्टॉक है, गिर रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 5% 5.5% वो डिविडेंड दे देता है। और वो बैंक का जो आप अगर ये कराते हो, सेविंग कराते हो, तो उससे तो बेटर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। बैंक में 4-4.5% इंटरेस्ट मिलता है, इसमें आपको 5% 5.5% डिविडेंड मिल रहा है। और अगर स्टॉक नीचे जाता है तो वो डिविडेंड का आपका परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये तो लॉन्ग टर्म स्टोरी है, इसमें मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है और आप यकीन नहीं करोगे मैं इसको बढ़ाते जा रहा हूँ, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म का स्टोरी है। मैं खुद के लिए इन्वेस्टिंग करता हूँ, लोगों के लिए ट्रेडिंग करता हूँ, तो मेरे लिए तो ये अच्छा स्टॉक है। कोल इंडिया हो या ITC हो, ऐसे स्टॉक्स मैं ज़रूर यहाँ पे ऐड करता हूँ। लूज़र्स में भारतीय एयरटेल में मैंने आज बहुत अच्छा कमा है। इसकी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं बाय इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे पास पहले से पोजीशंस है 474 पे मैंने काफ़ी स्टॉक्स बाय किए थे, उसमें के आधे मैंने 490 के आसपास मैंने बेच दिए और आधे मैंने होल्ड करके रखे, ताकि मुझे लगा था कि चलो ये और ऊपर जाएगा, 510 520 पे बेच देंगे।
लेकिन हुआ नहीं। वैसे 2 दिन में मार्केट काफ़ी नीचे आ गया और आज न्यूज़ आया कि जियो ने पोस्ट पेड प्लान लॉन्च किया है। तो अगर जियो पोस्ट पेड में आ रहा है तो इसका मतलब बहुत सारा और डिस्ट्रप्शन आएगा। बहुत सारे वोडाफोन वाले, बहुत सारे भारती एयरटेल वाले यहाँ पे अपना नंबर पोर्ट कर लेंगे। तो ये चक्कर में आज भारती एयरटेल और वोडाफोन दोनों की धुलाई हुई। और भारतीय एयरटेल में मैंने जब भी आज बाय किया किसी भी लेवल पे, वहाँ स्टॉक ऊपर आया और ऊपर आने पे मैंने सेल किया, क्योंकि वो फॉलिंग नाइफ था। तो मुझे मालूम था फिर से नीचे आएगा, तो मैंने फिर से उसको 424 के आसपास मैंने लोअर सर्किट पे फिर से पकड़ा। तो 432 फिर से चला गया, मैंने वहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुक कर ली। तो भारतीय एयरटेल में आज मैंने 2 बार इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसा कमा लिया। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा ही है, क्योंकि अगर 416 तक ये स्टॉक गिरता है तो मैं यहाँ पे फाइनल बाइंग करूँगा। मैं आज ही इसका चार्ट देख रहा था, वहाँ पे मुझे कप एंड हैंडल का जो स्ट्रक्चर है लॉन्ग टर्म में वो दिखाई दिया। और वहाँ पे उसने एक बार ब्रेकआउट दिया था, लेकिन वो ब्रेकआउट के बाद ये नीचे आया है। तो 416 तक उसका सपोर्ट है। 416 के बाद उसको घूमना चाहिए। तो अगर वो 416 के बाद घूमता है तो वो फिर से कुछ 1 या 2 वीक में 525 तक वो पहुंच जाएगा। तो ये मेरा टेक्निकल चार्ट्स का जो एनालिसिस है वो बताता है। बहुत लोग इसमें 380 दे रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि 416 ये स्टॉक तोड़ देगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। क्योंकि क्या है ना कि टेलीकॉम सेक्टर में 2 ही कंपनी तो अब बची है जो अच्छी है, जियो एंड भारती एयरटेल। तो इसको कितना ये लोग पीटेंगे। तो खैर मैंने इसमें पहला जो मेरा चंक है वो ही रखा है, अब तक मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। ये मैं डिस्क्लेमर यहाँ पे देता हूँ। आज मैंने उस हिसाब से बाय तो किया था, लेकिन अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था तो मैं निकल गया। टाटा स्टील, तो टाटा स्टील 3% आज नीचे है। टेलीकॉम मेटल सेक्टर में जो रैली आई थी वो अब ख़त्म हुई है, क्योंकि जो बिकवाली हो रही है वो डिलीवरी बेस्ड बिकवाली हो रही है। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा यहाँ पे अब हमको बच के रहना चाहिए। आज हिंडाल्को थोड़ा ऊपर था, क्योंकि मैं देख रहा था कि जो एल्यूमिनियम के प्राइजेस है, कॉपर के प्राइजेस है, ये कुछ प्राइजेस थोड़ा नीचे आ रहे थे। तो हिंडाल्को आज अच्छा था। मैंने हिंडाल्को में पोजीशन ली है, तो उसमें मैं और ऐड करना है कि नहीं ये फ़िलहाल मैं सोच रहा था। लेकिन आज मैंने खैर कुछ नहीं किया, क्योंकि आज मैंने सोचा कि 1 दिन और बचा है। कल जब एक्सपायरी ख़त्म हो जाए उसके बाद देखेंगे। एक्सपायरी के लिए लोगों के टारगेट्स बहुत बियरिश है। 10,880 कोई 10,800 के टारगेट दे रहा है। इसलिए मैंने बोला कि चलो 1 दिन हम मार्केट में कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप देखेंगे और परसों फिर से हमारा काम शुरू कर देंगे। और लास्ट जो है वो इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक को मैं पिछला 2-3 दिन से लगातार मैं सेलिंग की राय इसमें दे रहा हूँ, और ये मेरा फेवरेट शॉट रहा है इस 2-3 दिन में। और आपने देखा रहेगा कि ये बीच में काफ़ी चला था, वहाँ से वो फिर से 100 रुपये नीचे आया है, कुछ 528 के आसपास वो बंद हुआ है। तो इस तरीके से आज काम हुआ है। आज जो रिलायंस में, जो रिलायंस का रिटेल जो कंपनी है रिलायंस रिटेल, उसमें केकेआर ने 1.8% कोई स्टेक लिया है, लगभग 5,500 करोड़ का। उस न्यूज़ के बाद रिलायंस टॉप अच्छा खासा वो खुला था, गैप अप खुला था, उसके वजह से मार्केट भी ऊपर खुला था। लेकिन फिर से बेयर्स ने अपना ग्रिप बना लिया, मार्केट नीचे आया, उसके साथ रिलायंस भी नीचे आया। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें मेरे फॉलोअर्स कमा रहे हैं, कुछ स्टॉक्स में मैं कमा रहा हूँ। मैंने दीपक नाइट्रेट में अच्छा पैसा बनाया मेरे क्लाइंट के लिए, लेकिन खैर रूट मोबाइल मैंने लिया नहीं, क्योंकि उसमें पहले ही मैं 100% से ज़्यादा मैं लिस्टिंग में मैं बुक कर चुका हूँ, तो मैंने उसमें लालच नहीं की। लेकिन जब उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कल बाइंग हुआ था, तब मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे बोला था इसको आप बाय कर लो, ये अच्छा चलेगा। तो पहला दिन 7%, दूसरा दिन 15%, काफ़ी अच्छा रूट मोबाइल चला है। 800 के भी ऊपर वो निकल गया, 650 के आसपास मिल रहा था, 800 के ऊपर निकल गया 2 दिन में। तो उसमें काफ़ी लोगों ने अच्छा पैसा बना लिया होगा। और उसके अलावा जो आरती ड्रग्स है उसमें मैंने कॉल दिया था। आरती ड्रग्स ऑब्वियसली
28 तारीख तक अगर आप उसको बाय करते हो तो 3 शेयर्स के बदले आपको एक बोनस शेयर मिलेगा। तो ये भी एक ग्रोथ कंपनी है। और जो मैंने स्मॉल केसेस का जब मैंने एनालिसिस किया था तो उसमें मैंने देखा था कि सबसे जो अच्छे परफॉर्मिंग स्मॉल केसेस है उसका ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है आरती ड्रग्स, इसलिए मैंने इसमें बाइंग की सलाह दी थी, तो ये अच्छा चला था। तो खैर आज का जो मार्केट अपडेट्स है वो यही है। मैं फिर से जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि देखो, कल का जो मार्केट है वो हो सकता है कि हमको रिकवरी दिखाए, क्योंकि आज का जो बैंक निफ्टी का जो रिवर्सल है उसको अगर कल थोड़ा ताकत मिल गया तो जो 11,300 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वहाँ तक हम चले जाएंगे, लेकिन 11,300 11,350 ये लेवल से फिर से एक बार सेलिंग आएगा। और अगर इस सेलिंग को कल एब्जॉर्ब कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फिर वो DII हो या FI हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी दोनों में से अगर वो एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर मार्केट को 10,250 के ऊपर खड़ा रह के बंद करता है, तो मैं समझता हूँ कि अक्टूबर सीरीज़ काफ़ी धूम धड़ाके से चलेगी। वरना अक्टूबर सीरीज़ में भी फिर से हमको ऐसा ही एक बियरिश स्टैंड लगेगा और फिर से हम लोग 11,550 के आसपास ही पूरा सीरीज़ में अटके बैठेंगे। बहुत टाइम से जब से हम लोग ने 11,000 निकाला है फर्स्ट टाइम, तो 11,000 से लेके 11,700 ये रेंज में मार्केट अटका है काफ़ी टाइम से। और खैर 11,700 से 500 ये तो बहुत कम टाइम के लिए था, लेकिन मेन जो रेंज है वो 11,000 से लेके 11,550 है। ये रेंज में काफ़ी टाइम मार्केट ने लिया है। तो इतना कंसोलिडेट होने के बाद उसको एक डायरेक्शन उसको लेना ही है, या तो उसको ऊपर जाना था या तो उसको नीचे जाना था। लेकिन जो दुनिया भर में फिर से कोरोना का जो सेकेंड लॉकडाउन शुरू हुआ है उसके वजह से थोड़ा इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ा ख़राब है। US में भी आपने देखा कि जो फिर से स्टिमुलस पैकेज आने वाला था उसका जो डिसीजन है वो थोड़ा डिले हो गया, तो उसके वजह से वहाँ पे कल बिकवाली थी। आज लेकिन आपने देखा तो डाउ फ्यूचर्स अच्छा काम कर रहे थे और मार्केट भी आज ग्लोबल ऊपर है। तो 0.50 से लेके 1% तक मार्केट ऊपर है, तो ज़्यादा भी वो ग्रीन में नहीं है, 0.95 1% तक वो ऊपर है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इतना बियरिश 4-5 दिन के बाद थोड़ा ग्रीनरी हमको आज दिखाई दी है ग्लोबल मार्केट में भी। तो कल के लिए हमारे एक्सपायरी डे के लिए संकेत अच्छे हैं और मैं समझता हूँ कि अगर बैंक निफ्टी में प्राइवेट बैंक्स ने कल अच्छा काम दिखाया वहाँ पे और अगर रिलायंस ने उसको साथ दिया तो कल का जो क्लोजिंग है वो काफ़ी अच्छा होगा। आज का जो भी ट्रेड्स है वो टेलीग्राम चैनल पे वो मैंने डाला था, वो मैंने पिछला एक वीडियो अभी कुछ देर पहले अपलोड किया है, उसमें मैंने डिस्कस किया भी है। क्योंकि मैं न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग ज़्यादा करता हूँ, इसलिए मुझे ये बताना ज़रूरी समझा कि न्यूज़ पे काम करके आप पैसा कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, तो ऐसी बिल्कुल ये मिथ है। पिछला 3 साल से मैं प्रॉफिटेबल हूँ और उसका पीछे का रीज़न सिर्फ 2 है। पहला रीज़न यह है कि मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग छोड़ दी है और दूसरा रीज़न है कि मैं पोजिशनल ट्रेडिंग पे ज़्यादा काम करता हूँ और अगर मुझे इंट्राडे काम करना भी हो तो मैं वो सिर्फ न्यूज़ बेस्ड पे करता हूँ और सिर्फ उन न्यूज़ पे काम करता हूँ जिसमें मेरा कन्विक्शन ज़्यादा है। तो ये था आज का मार्केट अपडेट्स विद स्टॉक्स बाजीगर। जाने से पहले मैं डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा कि देखो, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं NSE का सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस प्रोफेशनल हूँ और NSE का सर्टिफाइड मार्केटिंग प्रोफेशनल लेवल 4 हूँ। और जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ वो एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। इसमें आपसे ज़्यादा मेरा फ़ायदा ये होता है कि लॉन्ग टर्म में मैं पीछे जाके देख सकता हूँ कि मेरा कितना अब तक इम्प्रूवमेंट हुआ है एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर। तो इसलिए जो मैं काम करता हूँ वही मैं यहाँ पे वीडियोस पे डिस्कस करता हूँ। अलग से मैं कोई ज़्यादा यहाँ पे ज्ञान नहीं बांटता। तो
आपको अगर काम करना है मार्केट में तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, और स्टॉक्स आइडियाज़ जो मैं बताता हूँ उसमें अगर आपको ट्रेड करना है तो ये समझ लो कि ना तो मैं आपके प्रॉफिट का भागीदार हूँ ना तो मैं लॉसेस का भागीदार हूँ, क्योंकि ये जो चैनल है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है और ये सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।